कोरोना के खिलाफ जंग के लिए दिल्ली में आज तक पर दस्तक शुरू होते ही वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। राजस्थान में भी इसी तरह की पाबंदी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी रविवार को पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन कोरोना का हल है? नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना और आज दस्तक में हम व्यवस्था से पूछने वाले हैं कि कोरोना की दस्तक को उसने वक्त रहते क्यों नहीं सुना, क्यों इंतजाम पर्याप्त नहीं हुए, क्यों जनता को इतनी मुश्किल में डाल दिया गया। आज की पहली दस्तक उस त्राहिमाम के खिलाफ होगी जो अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की शक्ल में दिख रहा। दूसरी दस्तक जनता को बलि का बकरा बनाने वाली सोच के खिलाफ होगी, जिसमें प्रशासन को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जुर्माने और बंदिशों से जनता का जीना जरूर मुहाल कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 बजते ही रात के वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार रात 10 बजे यानी अभी से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक यह वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान दिल्ली में शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क्स बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी इन जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी, लेकिन उनमें केवल उन्हीं लोगों को आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी न किसी वजह से छूट दी गई है। तो कोरोना कर्फ्यू से जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ लाइव होंगी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 19,486 केस राजधानी दिल्ली में दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में 141 मौत का भी रिकॉर्ड दिल्ली में बन गया है। दिल्ली में अब हॉटस्पॉट्स का आंकड़ा 10,000 के करीब हो चुका है और 9,929 कंटेनमेंट जोन्स राजधानी दिल्ली में बना दिए गए हैं। 18 नवंबर 2020 के बाद यह सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। 24 घंटे में 18 नवंबर को 131 लोगों की मौत हुई थी। और श्वेता हमारे साथ इस वक्त लाइव आ गई हैं दिल्ली से। श्वेता, ठीक अभी अभी वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत दिल्ली में हुई है, क्या असर आपको दिल्ली की सड़क पर दिख रहा है? आवाज आ रही है मेरी श्वेता आप तक? रोहित, देखिए, जिस दिन से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी उस दिन कम से कम कुछ अनाउंसमेंट्स भी थे, लेकिन अभी देखिए, आप सड़कें देख लेंगे, आप खुद समझ लेंगे कि दिल्ली में सन्नाटा ही इस समय पसरा हुआ है। ये कनॉट प्लेस का जो इनर सर्कल है वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमेशा हम इस पैमाने के हिसाब से तोलते हैं कि क्या जिस इलाके में हमेशा गहमा गहमी रहती है वहां पर लोग लॉकडाउन का सम्मान कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर आपको जो सीएपीएफ है उनकी भी मौजूदगी दिखेगी आम लॉकडाउन के समय की। देखिए, इस तरह से जो बाइक सवार हैं वो खासकर अपने सायरन्स को ऑन करके पूरे में गश्त लगा रहे हैं, सिर्फ इन इलाकों में नहीं बल्कि बाकी इलाकों में भी, ताकि लोगों को उस आवाज के साथ ये समझ में आ जाए कि लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। वीकेंड का जो पूरा लगभग 56 घंटे का लॉकडाउन होगा, अभी 10 बजे से शुरुआत हुई है और सोमवार को जाकर सुबह 6 बजे वो लॉकडाउन पूरा होगा। तो लोग उसकी गंभीरता को भी समझ रहे हैं रोहित। जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है दिल्ली में, लोग समझ रहे हैं कि चलिए एक छोटा लॉकडाउन ही सही, बड़ा लॉकडाउन नहीं, लेकिन छोटा लॉकडाउन ही सही, उसकी जरूरत है इस समय। अगर वीकेंड पे भी लोग नहीं निकलेंगे तो कम से कम कुछ तो संक्रमण के चेन को तोड़ने में शायद मदद मिल सकती है। और इसीलिए आपको हर तरफ उसका असर नजर आएगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज निकल सकती हैं तो वही निकलते हुए दिख रही हैं। अगर कोई और निकलता दिखता है तो यहां पर उन्हें रोककर बताया भी जाता है कि लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है और वो यहां से जाएं। वरना अगर उनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स है तो उसके बाद दिक्कत नहीं है। रोहित, इसकी एक वजह यह हो सकती है शायद कि इस बार 1.5 दिन पहले अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर चुके थे कि शुक्रवार की रात 8 बजे से वीकेंड कर्फ्यू होगा। लिहाजा आज सड़कों पर उस तरीके से अनाउंसमेंट्स करती हुई पुलिस की गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन सख्ती कहीं कहीं आपको दिखाई दे रही है श्वेता, या अमूमन आना जाना लोगों का वैसे ही बहुत कम हो गया क्योंकि यह मैसेज क्लियर था कि आज से वीकेंड कर्फ्यू है?
हाँ, मैसेज क्लियर था रोहित। और खासकर जिन जिन इलाकों में दिल्ली के इस तरह की दिक्कत है कि लोग रातों में निकलते हैं, कड़ाई वहां पर ज्यादा होनी है, तो वहां पर आपको मौजूदगी भी ज्यादा नजर आ जाएगी फोर्सेस की, जो कि उनकी मौजूदगी भर से ये स्पष्ट हो जाए। क्योंकि देखिए, लगभग 1 साल का प्रैक्टिस हो चुका है अब लोगों को, सबको मालूम है लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से उन्हें किन किन चीजों का पालन करना है। मास्क लगाने की आदत तो दिल्ली में इसलिए पड़ गई थी लोगों को क्योंकि 2000 रुपए का सीधा सीधा फाइन यहां पर चालान काट दिया जाता था। तो इसलिए उन बहुत सारी चीजें समझाने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। लेकिन हाँ, कुछ इलाकों में अगर लोग कड़ाई के बावजूद निकलते हैं तो वहां पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हमने तमाम दिनों में सिविल डिफेंस को भी देखा है। लेकिन अब चूंकि ये पहला वीकेंड का कर्फ्यू है तो यहां पर आपको दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी नजर आ जाएंगे, जवान भी हैं, और सीएपीएफ के भी जो जवान हैं वो तमाम यहां पर मौजूद। और देखिए, जिस गाड़ी को लेकर थोड़ा सा भी संशय होता है, जैसे ये टैक्सी यहां पर, उसको लेकर अगर थोड़ा सा भी संशय हुआ कि क्या इमरजेंसी सर्विसेज के ये हैं या नहीं हो सकते हैं, ताकि उन्हें समझाया जाए, तो इस वजह से ये सीधे तौर पर हमें दिख रहा है कि पुलिस की तरफ से उन्हें रोककर और समझाया जा रहा है। तो हर एक इलाके में, ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, हर एक इलाके में, क्योंकि जब जो सुरक्षा कर्मी है वो सड़कों पर रहेंगे तभी पालन होगा इन चीजों का। तो इसीलिए एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स की तरह ये सब मैदान में, अपने तमाम बाजारों में, रिहायशी इलाकों में, हर जगह पर ये मौजूद होकर लोगों को एक सख्त मैसेज देने के लिए, उनकी अपनी बेहतरी के लिए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया श्वेता, फिलहाल दिल्ली की तस्वीर दिखाने के लिए। दिल्ली की सड़कें सुनसान है। वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत अब से 2 या 3 मिनट पहले देश की राजधानी दिल्ली में हो चुकी है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। सोमवार सुबह 6 बजे तक यह वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। देश में अब तक चुनाव में बिजली, पानी, सड़क का मुद्दा उठता रहा। अभी बिजली, पानी, सड़क से बड़ा मुद्दा ऑक्सीजन का बना हुआ। कोरोना का इंफेक्शन जब आम आदमी के फेफड़ों तक पहुंचता है तो सांस फूलने लगती है, तब अस्पताल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कोरोना के संकट काल में ऐसी खबरें कई राज्यों से आ रही हैं जहां मरीज ऑक्सीजन के लिए परेशान। तो क्या राज्यों और देश में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा पा रही? अगर हां तो क्यों? क्या जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है? जब रोज 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज आने लगे हैं तो क्या भविष्य में ऑक्सीजन का यह संकट और गहरा सकता है? इन्हीं सवालों के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन सप्लाई और आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की अनुमानित मांग से पैदा होने वाले हालात की समीक्षा की है। क्या फैसला ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हुआ है और क्या मौजूदा हालत है? इन दोनों पहलुओं तक हम दस्तक देती आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले जानते हैं कि अभी ऑक्सीजन को लेकर चिंता की स्थिति आखिर क्यों बनी है। कोरोना के संक्रमण से जब आम आदमी का फेफड़ा फूक जाता है तब जरूरी हो जाती है ऑक्सीजन। जो जुड़ गई तो जीवन और घट गई तो मरण। तो क्या देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त जिंदगी के लिए अस्पताल पहुंचती जनता को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है? सिलेंडर पहुंचा था, यहाँ पर जो है बहुत परेशानी आ रही है और मतलब खत्म हुआ है बॉर्डर पे। क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ गया सिलेंडर? तो हमारे यहाँ जो पेशेंट है वो मतलब उनके परिवार वाले जिला रोड कर रहे हैं, गैस खत्म हो रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो रही है, क्या करेंगे फिर हम? अरे आपने 3 रोज हो गए मुझे, आपने 3 रोज में जो है एक सिलेंडर नहीं दिया आपने मुझे। अभी कितने दे सकते हो अभी सिलेंडर? एक भी नहीं है अभी आपके पास। अब आप सोचिए, जिन मरीजों की एक एक सांस अस्पताल में ऑक्सीजन के भरोसे हो, उसी ऑक्सीजन की सप्लाई पर संकट आने लगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने पर क्या होता है, इसकी एक लापरवाही भरी तस्वीर पहले देखिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल में वार्ड बॉय ने लापरवाही से एक मरीज की ऑक्सीजन हटा दी। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से कोरोना संक्रमित मरीज बिस्तर पर एक एक सांस के लिए जूझते रहे। अंत में प्राण निकल गए। उसी ऑक्सीजन की सप्लाई पर संकट के बादल घिरता देख
भोपाल के रायसेन रोड पर न्यूरॉन ट्रॉमा सेंटर नाम के अस्पताल को क्या करना पड़ रहा है, ये हकीकत आपको आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह दिखाने पहुंचे हैं। इस अस्पताल में कोरोना के 20 मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है और ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीजों को यहाँ तभी अस्पताल भर्ती करता है जब परिजनों से लिखवा लेता है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज के साथ कुछ हुआ तो जवाबदेही अस्पताल की नहीं होगी, यानी मरीज अपनी जान का खुद जिम्मेदार है। ऑक्सीजन मिले ना मिले, सिस्टम की जवाबदेही जीरो है। इनका लिखवाया हुआ ये था आशय कि रेमडेसिविर या ऑक्सीजन की उपलब्धता में अभी बहुत भयानक कमी है। यदि उसके अभाव में कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए अस्पताल प्रशासन जवाबदार नहीं होगा, ऐसा लिखवाया गया था। क्या लिखवाया जा रहा है पर्ची में? कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके जवाबदार हम नहीं रहेंगे। दुर्घटना मतलब किसी भी प्रकार की अगर अप्रिय घटना हो जाए तो। ऑक्सीजन का जिक्र भी है क्या उसमें? ऑक्सीजन का भी है कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए या खत्म हो जाता है तो उसके भी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। दरअसल ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी न होने पर मरीजों की जान जाती है। तीमारदारों का गुस्सा डॉक्टर या अस्पताल पर उतरता है। क्या इसीलिए हॉस्पिटल पहले ही ऑक्सीजन पर अपना हाथ झाड़ ले रहे हैं? दावा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जैसे 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। देश के पास अभी रोज 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 12 अप्रैल को देश में 3,482 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही खपत हुई थी। अनुमान है कि 30 अप्रैल को 12 सबसे ज्यादा मरीजों वाले राज्यों में 6,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। यानी स्वास्थ्य विभाग के ये आंकड़े कहते हैं कि डिमांड के मुताबिक उत्पादन ऑक्सीजन का देश में हो सकता है। लेकिन अब दो चिंता है। पहली चिंता है बढ़ते मरीजों के साथ ऑक्सीजन की मांग बढ़ना और दूसरा ऑक्सीजन के उत्पादन और सप्लाई में बड़ा फर्क होना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रशासन अलग अलग दुकानों पर जाकर सिलेंडर इकट्ठा कर रहा है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में बिना किसी बाधा के हो सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपनी जरूरत के लिए कोई मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। वो दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन सप्लाई पर निर्भर है। क्योंकि 1 घंटा भी लेट होती है तो शासन मेरी सम्मेलन। ऐसी ही समस्या से बिहार भी जूझ रहा है, जहां राजधानी पटना के हाईटेक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने पर करीब 40 मरीजों को अस्पताल से जाने के लिए कह दिया गया। दावा है कि अकेले पटना में ऑक्सीजन की डिमांड 7 गुना तक बढ़ गई है। एक प्राइवेट अस्पताल के हाल से पूरी हालत समझिए। पटना के जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट में कुछ सिलेंडर बचे। यहाँ 30 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। एक साथ जिनके लिए 6 सिलेंडर लगाए जाते हैं। ये सिलेंडर 2 घंटे चलते हैं। आज तक संवाददाता जब यहाँ पहुंचे तो दावा हुआ कि 3 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। ऑक्सीजन की कमी होने से तो काफी दिक्कत हुई होगी, खासतौर पर जो कोविड के मरीज। हाँ, दिक्कत तो है। अभी करीब 3-4 दिनों से जब केसेस बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है और तो दिक्कत सप्लाई में हो रही है। कैसे काम चला रहे हैं? अभी तो काफी प्रेशर हम लोग पे भी है और हम लोग वहाँ प्रेशर दे के कहीं से भी अगर कुछ तो ऐसे समय आ गए कि हमें कहीं बाहर से भी दूसरे हॉस्पिटल से जो कि नॉन कोविड है उनसे मंगा के हमें काम चलाना पड़ा। सिर्फ अस्पतालों में ही ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कई लोग जो अस्पताल में बेड नहीं पाते हैं वो मरीजों को घर में ही ऑक्सीजन देते हैं, जैसे झारखंड की राजधानी रांची में। अफरोज ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट पर अस्पताल के लिए और अरविंद घर में इलाज करा रहे अपने परिजन के लिए ऑक्सीजन लेने आए हैं, लेकिन दोनों को रांची में जरूरत के मुताबिक सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। ऑक्सीजन का कमी है, उसी को लेने हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हर पहले जितना लगता था उससे बढ़ गया है कि कितना लगता था पहले तो कम लगता था, लेकिन अभी थोड़ा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। कितना चाहिए था आपको? 2 चाहिए था, लेकिन एक ही मिल रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने खुद अभी ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, ऑक्सीजन कितनी है और आगे कितनी जरूरत पड़ेगी, इस पर बड़ी समीक्षा की है, जिसमें प्रधानमंत्री को भरोसा देते हुए सभी विभागों ने कहा है कि 12 सबसे ज्यादा मरीजों वाले राज्यों में 20 अप्रैल को 4,880 मीट्रिक टन ऑक्सीजन
25 अप्रैल को 5,619 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और 30 अप्रैल को 6,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरतों का अनुमान है, जिसे पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री को तो भरोसा अलग अलग विभागों ने दे दिया है, लेकिन जरूरत है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बिना किसी रुकावट हर अस्पताल और मरीज तक पहुंच भी जाए। किसी मरीज के परिजन को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना न पड़े। रांची से सत्यजीत कुमार, पटना से सुजीत कुमार झा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। यानी देश में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से की गई समीक्षा ये कहती है कि अगले 15 दिन में फिलहाल ऑक्सीजन की जरूरत लगातार राज्यों में बढ़ेगी और उस मांग को भरोसे के साथ पूरा किया जाएगा। और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, हमने इसकी जानकारी आपके लिए जुटाई है। पहली बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री को बताया गया राज्य और केंद्र के विभाग आपस में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर लगातार समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देश के सभी ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट्स में क्षमता के मुताबिक और प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा। पीएम ने अधिकारियों को इस बात के लिए भी निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े टैंकर को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच आने जाने में किसी तरह की लाल फीताशाही या रुकावट का शिकार नहीं होना चाहिए। पीएम केयर्स फंड से 100 नए अस्पतालों समेत 162 हॉस्पिटल्स में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा देश में ऑक्सीजन की जरूरत के मुताबिक कभी कमी ना हो, इसलिए विदेश से भी 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब यह कदम वक्त रहते पूरे भी हों ताकि किसी अस्पताल या मरीज को ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना न पड़े। इसलिए दस्तक देती ये ग्राउंड रिपोर्ट्स हम करते रहेंगे ताकि जहां भी कमियां हो उन्हें दूर किया जा सके। आज कोरोना को लेकर सिर्फ प्रधानमंत्री ने मीटिंग नहीं की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना को फैलने से रोकने के निर्देश अपने अफसरों को दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज अपने सचिवालय में मीटिंग बुलाई, लेकिन सवाल यह है कि जब कोरोना बेकाबू हो गया तब इस तरह की मीटिंग से क्या हासिल होगा। हम आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां हमें इलाज के अभाव में लोग रोते बिलखते मिले। एक भाई हमारा खत्म हो गया, दूसरा खत्म होने वाला है। एक ही जवाब है, बेड नहीं है हमारे पास, बेड नहीं है। सरकार तो कह रही है पर्याप्त मात्रा में बेड है। नहीं, कुछ नहीं है, बेड नहीं है। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन भी बोल रहे हैं, ऑक्सीजन वाला बेड खाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हो रहा है, जनता खुद को कितना लाचार, बेबस और कमजोर समझ रही है, वो आपको भानु प्रताप के दर्द से समझ में आ ही क्या होगा। एक भाई हमारा खत्म हो गया, दूसरा खत्म होने वाला है। नेताजी बीमार होते हैं तो पूरा अमला उनके इलाज में लग जाता है, दुनिया भर के इंतजाम हो जाते हैं, न दवा की कमी न इंजेक्शन की किल्लत, सब वक्त पर हो जाता है। लेकिन अगर आप जनता है तो फिर आपकी सांसों की कोई अहमियत नहीं है। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। मैं एपीसी कार्यालय में तैनात हूँ, कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ। भानु प्रताप कहते हैं कि कोरोना ने उत्तर प्रदेश में प्रशासन की असलियत दिखा दी, जिसके लिए आम आदमी की कोई अहमियत नहीं है। क्या दिक्कत हुई थी भाई को? कोरोना हो गया था। और दूसरे भाई को? उसको भी कोरोना हुआ है। तो इलाज नहीं हो रहा है? कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 27,426, तो मौत का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में आए हैं, जहां 6,598 लोगों को कोरोना हो गया। इस सूची में दूसरे नंबर पर वाराणसी, तीसरे पर प्रयागराज है। अचानक कोरोना के विस्फोट ने प्रशासन को सकते में डाल दिया है। कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश मॉडल सवालों में आ गया है, जहां अफसरों ने मरीजों को फुटबॉल समझ लिया है। इनको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम थी, तो मैं इनको रेलवे अस्पताल में ले गया। वहाँ से इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और ले जा करके ये क्या नाम है, बोले कोविड जांच कराइए, उसके बाद आ करके आपको मरीज को एडमिट करेंगे। जांच आया नेगेटिव आई, फिर लेके गया मैं आज, तो वहाँ से इन्होंने सिविल में पहले भेजा, सिविल से अब यहाँ भेजा। कौन सा हॉस्पिटल है ये? मेडिकल कॉलेज बलरामपुर भेज रहे हैं। यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। लखनऊ में इलाज छोड़िए, कोरोना का टेस्ट करवाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये सारी अव्यवस्था कैसे ठीक होगी।
ऑक्सीजन की कमी की बात को लेकर के कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के इंतजाम पूरे हैं। तमाम जो दूसरे और मेडिकल सुविधाओं की बात हो, चाहे शमशान घाट की बात हो, अस्पतालों की बात हो, हर जगह सख्ती की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि आंकड़े कम हो और कोशिश की जा रही है कि इस पर कंट्रोल हो। लेकिन अभी जमीनी हकीकत कुछ और है। न तो सिर्फ कोरोना के संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और न ही सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। नतीजा ये कि हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। कोरोना की मार इतनी बड़ी कि अब रोजाना हजारों की तादाद में जिंदगियां पीछे छूट रही हैं। कोरोना की यह तबाही लोगों पर, परिवारों पर और समाज पर भारी पड़ रही है। इतनी बड़ी तादाद में हो रही मौतों पर चरमराई व्यवस्था का नकारापन और ज्यादा परेशान करता है। शमशान घाटों और कब्रगाहों पर लाशों के अंबार लग रहे हैं। शवों की अंतिम क्रिया के लिए घर वालों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कोविड से हो रही मौतों की वजह से जो हालात बन रहे हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। राजधानी पटना के बांसघाट विद्युत शवदाह गृह के हालात कैसे हैं, ये दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ लाशों की ढेर यहाँ पर जो आपको दिख सकता है। और लगातार कोरोना से जो हाहाकार मचा हुआ है प्रदेश में और लगातार जो मौतें हो रही हैं कोरोना की वजह से, ये तस्वीर दिल दहलाने वाली है कि किस तरीके से एक एक शव को जो जलाने के लिए जो है 6-6, 7-7, 8-8 घंटे का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर नंबर आता है अंतिम संस्कार का। परिस्थितियां सामान्य नहीं है, इसे कौन अस्वीकार करता है। महामारी एक ऐसी हमलावर बनकर आई है कि इंसान लाचार नजर आता है। लेकिन जब चुनौतियां आती हैं तभी तो व्यवस्थाओं की परख होती है, तभी तो उसके जिंदा होने का सबूत मिलता है। लेकिन यहाँ तो सिस्टम कोविड के इस काल में किसी इंसान की मौत से पहले ही मुर्दा नजर आता है। यहाँ अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको दिखाते हैं। ये जो तमाम सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपनों को खो चुके हैं। नम आंखों से अपनों के मृत शरीर, पार्थिव शरीर को लेने आए हैं और उसके लिए जो आप लाइन देखेंगे, ये तस्वीरें हृदय विचलित करती हैं। ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है और ये जो लोगों की भीड़ है, ये अपनों का पार्थिव शरीर लेने के लिए आए हैं। यहाँ एम्बुलेंस की लंबी लाइन लगी है, वेटिंग चल रहा है। हम सुबह में 7 बजे आए थे, 7 अभी तक उन्होंने शव दिया नहीं? नहीं, अब ये तैयार किया है, वो लेने गए, अभी दे देगा। आप किसके लिए आए हैं चाचा, कौन था आपका यहाँ पे? मेरे घर से जो है आए, हम 4 बजे के यहाँ पे आए, अभी तक कोई लाश का कोई ठिकाना नहीं है। क्या कह रहे थे वो देखते अभी आएगा। हम 4 बजे से अभी तक बैठे ही है। अभी कौन था आपका अपना जो गुजर गया? हमारे घर हमारी मिसेज थी। मौत जब सिर्फ आंकड़े बन रही हो, मौत जब सिस्टम के लिए किसी संवेदना की चीज ना रह जाए, तो उन्हें व्यवस्था छिपाती भी है या यूं कहें ठिकाने लगाती है। मृत्यु दर पर ये शब्द कठोर हैं, संवेदनहीन हैं, परंतु इस समय की सच्चाई यही है। इन्हें जरूर कहे जाना चाहिए ताकि सनद रहे। सरकार जो आंकड़े दिखा रही है कोरोना के मरीजों का रोजाना, और जो संख्या शवदाह गृह में हमें पता चले हैं, उसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें, 10 तारीख से लेकर अगर हम 14 तारीख के बीच की बात करें, तो राजधानी पटना में बताया गया है कि 16 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लेकिन केवल 12 और 13 तारीख को ही 50 से ज्यादा कोविड के मरीजों को सिर्फ इस एक यानी कि बांसघाट के विद्युत शवदाह गृह में जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से सरकार आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है, मौत के आंकड़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। यूपी में कोरोना के बद से बदतर होते हालात के बीच मौत के आंकड़ों ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 24 घंटे में 104 लोगों की यूपी में मौत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही 26 है। लेकिन आंकड़े दूसरी तरफ जमीन पर कुछ और ही नजर आते हैं। दूसरी तरफ शमशान गृह को भी एक तरीके से पर्दे में रख दिया गया है, जहां ये ना देखा जा सके कि आखिर कितनी लाशें शमशान की तरफ आ रही हैं। सिस्टम मौत को हासिल हो चुके लोगों की दुर्दशा पर समाज से किस तरह मुंह चुरा रहा है,
इसे लखनऊ के भैंसा कुंड अंतिम संस्कार स्थल पर लोग देख चुके हैं। श्मशान स्थल की बैरिकेडिंग और फेंसिंग हुई थी ताकि जलती लाशें नजरों से ओझल हो जाएं। लखनऊ में वैकुंठ धाम के पास ठीक उसी जगह पर है जहां के वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम अचानक से जागा, तो व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नहीं बल्कि ये करने के लिए कि फेंसिंग कर दी जाए, जिससे कि लोगों को ये न दिखे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हालात कितने बुरे हैं। ये वो जगह है जिसके दूसरी तरफ जहां पर मुख्य द्वार है, नगर निगम ने पूरी बैरिकेडिंग और फेंसिंग करनी शुरू कर दी है ताकि आने जाने वाले लोगों को ये न दिखे कि जलती हुई चिताओं से कितना खतरनाक, भयंकर, भयानक मंजर वैकुंठ धाम का है। लेकिन हकीकत यही है, आप देख सकते हैं अभी भी कितनी ज्यादा चिताएं यहाँ पर जल रही हैं और लगातार चिताओं के आने का दौर चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि लोग सिस्टम से भरोसा खो चुके हैं। जो शायद सच ना हो, उस आशंका को भी दिल में बैठाने लगे हैं। 8 बजे बात की, इसके बाद है ही नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आराम से बात की, बाय बाय किया, सब किया, और उसके बाद सुबह 3:30 बजे है ही नहीं इंसान। ऐसा होता है क्या कभी? यही लोग अंदर कुछ करते होंगे, यही करते हैं अंदर सब कुछ। नहीं तो ऑक्सीजन सब बंद कर देते हैं और कुछ नहीं। हमको बोलना ना, लेकर जाओ, हम लेकर जाएंगे। सब दत्तिंगबाजी चल रही है अंदर। कोविड का संकट काल इंसानियत को कसौटी पर कस रहा है। पटना से रोहित सिंह और अहमदाबाद से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के संकट काल में हो रही मौतों पर सिस्टम के फेल होने से त्राहिमाम मच गया, लेकिन आशंका है कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। लैंसेट की रिपोर्ट मैनेजिंग इंडिया सेकेंड कोविड-19 वेव अर्जेंट स्टेप्स में कहा गया है कि जून के पहले हफ्ते तक भारत में 2300 से ज्यादा मौतें रोजाना होने लगेंगी। जाहिर तौर पर यह स्थिति परेशान करती है। कोविड की मौतों के तथ्य जानने के लिए हमारी यह रिपोर्ट देखिए। मान्यता है कि काशी मोक्षदायिनी है। हिंदू परंपरा में मृत्यु को स्वीकार करने की सबसे पवित्र जगह है। इसीलिए वाराणसी के महाश्मशान घाटों पर चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र श्मशान घाटों पर शवों के आने का सिलसिला पहले भी कभी नहीं रुकता था, लेकिन कोरोना की इस लहर ने जो कहर बरपाया है, वाराणसी के इन श्मशान घाटों पर भी मानो कोई अजूबा घट रहा हो, जैसे कोई अनहोनी हो रही हो। लाइफ में ऐसा दृश्य भयावह हमने कभी नहीं देखा। सोचा भी नहीं था कि एक साथ 20-22 डेड बॉडी जल रही है, 15-20 लाइन में है, जो कि इसके बाद 10-15 ठो आपके जो इसमें लगी हुई है इलेक्ट्रिक वाले पे, ये पोजीशन है। तो क्या सभी कोरोना की बॉडी है? मोर देन 65% मोर देन 65% वही है, 65 में 80%। 2-4 नॉर्मल मृत्यु हैं और सब यंग एज के लोग हैं। पहली बार इतनी विवश दृश्य हम लोग नहीं देखे थे। बहुत कष्ट हो रहा है देख करके। बनारस में जो है कि इस प्रकार की लकड़ी का अभाव हो गया, लकड़ी नहीं मिल रही। हम लोगों को मजबूरी में हरा लकड़ी ले करके जलाना पड़ा। 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं घाट पर। जगह नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही, बहुत ही समस्या है। लेकिन कैसे कैसे बड़ा हाथ गोड़ जोड़ने मिन्नत करने के बाद तो लकड़ियाँ मिली है। तो वो दाह संस्कार वाला भी है, बिजली वाला भी लाइन लगी हुई है। इतनी ज्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा आपको जलते जलते। 12-15 बॉडियाँ भी पड़ी हुई है वहाँ पे। इस समय कम से कम 150 के ऊपर बॉडी आ रही है। और दिक्कत इस बात का है कि जो 3 प्लेटफॉर्म था, जो बॉडी जल रही थी, इसको कॉरिडोर में काम बंद, प्लेटफॉर्म को बंद करवा के जगह कम पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रहा है। और वो फर्श को खन कर छोड़ दिया गया है, इसलिए जो बॉडी लेकर आ रहे हैं उनको इंतजार करना पड़ रहा है। अपने नंबर का समय देखना पड़ रहा है। 2 घंटा 4 घंटा बाद नंबर आ रहा है। कोरोना के हमले से जो हालात बने हैं, उसमें कौन क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, कोरोना ने सबको मारा है। सबकी गति एक ही है। श्मशान घाटों पर लाशें अपने अपने अंतिम संस्कार के इंतजार में लाइनों में लेटी हुई हैं। तो उधर कब्रगाहों में कब्रों की खुदाई के एडवांस इंतजाम किए जा रहे हैं। ये सूरत के रामपुरा का कब्रिस्तान है,
जहां अब पहले से कई गुना शव रोजाना आने लगे। सिर्फ इंसान के बस की बात नहीं रही, जेसीबी मशीनें भी कब्रों की खुदाई में लगी। कब्रिस्तानों में तैयारी में ऐसा है सर कि पहले हम जो है कि कब्रें जो हमारे आदमी यहाँ के जो स्टाफ है कब्रिस्तान का वो खोदते थे, जबकि 1-2 मृत्यु आती थी यहाँ पे दफन विधि के लिए। लेकिन अभी कोरोना के वजह से जो मृत्यु का जो रेशियो ये बढ़ गया है, तो अभी फिर हमने ये कब्र खोदने वाले आदमी हमारे नहीं थके और ये काम करते रहे, तो हमने 25 से 30 कब्रें जो है जेसीबी से खुदवा के रखी है, ताकि कोई भी अगर आती है डेड बॉडी तो उसकी अंतिम विधि जो है वो तुरंत से तुरंत की जाए। देश भर में कब्रगाहों पर कोविड मौतों को दफनाने के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत में कोविड मौत किस तरह से विकराल रूप ले रखी है, इसे समझने के लिए बस आंकड़े ही काफी हैं। देश में अब तक कोविड से कुल मौतें 1,74,308 है और मौत की दर 1.22%। अब तक एक दिन में सबसे अधिक मौत 17 जून 2020 को हुई थी, जब 2003 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। 16 सितंबर 2020 को कोविड से भारत में 1,290 मौतें हुई थी। इसके बाद मौत का ग्राफ घटते घटते 9 मार्च 2021 को 77 के आंकड़े पर रुका, लेकिन बीते 38 दिनों में रोजाना मौतों ने छलांग बढ़ाई है। 15 अप्रैल को 1,185 मौतें दर्ज हुई। मौतों का ये आंकड़ा रोजाना केस बढ़ने की रफ्तार की वजह से डरावना है। बीते 2 दिनों से रोजाना 2 लाख मामलों से अधिक सामने आ रहे हैं। ऐसे में मौतों के बढ़ने की आशंकाएं भी बढ़ी हुई हैं। मृत्यु की दर के लिहाज से सबसे परेशान करने वाली स्थिति पंजाब की है, जहां मृत्यु दर 2.7% है। इसके बाद सिक्किम में 2.1 की दर से मौतें हुई। पश्चिम बंगाल में मौत की दर 1.7%, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड तीनों राज्यों में मृत्यु दर 1.6% है। राजधानी दिल्ली में मृत्यु दर 1.5% है, जबकि तमिलनाडु और यूपी में मृत्यु दर 1.3% पर है। सिर्फ एक मौत किसी परिवार को तबाह कर सकती है। मौत के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि तबाही कितनी बड़ी है। सूरत से गोपी घांगर और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको केवल इतना बता दें कि दस्तक आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड किया कीजिए हमारी ऐप या फिर लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in पर। आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार को एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।